हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र आप सभी का फिजिक्स एरिया में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मेरे भाई, एनवी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालेंगे। और दूसरा जो टॉपिक रहेगा, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाएं, जिसमें हम लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाशन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा से। और आज हम लोग क्या करेंगे, इस वाले परमाणु वाले चैप्टर को पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लेके आएंगे। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस टाइम क्या करें, वीडियो को क्रम से देखें। जैसे इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप देख कर आए, फिर इसको समझेंगे, क्योंकि पिछले वाली वीडियो की कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं इस वीडियो में क्या करूंगा, एज इट इज प्रयोग करूंगा। ये बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम सीधे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, सीधे चलेंगे अपने टॉपिक पर। जो हमारा पहला टॉपिक है, एनवी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है। सबसे पहले देखिए, हमारे पास हेडिंग है क्या कि एनवी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। तो एक चीज हमें बहुत अच्छे से पता है मेरे भाई, सर क्या, कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, पहली चीज। तो यहाँ पर हम ये बात लिख देते हैं, पहली चीज यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पूरी बात, कि मैं क्या कर रहा हूँ, किसी किसी कक्षा में, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, की कुल ऊर्जा, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है उसके या उसकी गतिज ऊर्जा, उसकी गतिज ऊर्जा, यानी इसको हम के ई लिखेंगे या के से लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तथा स्थितिज ऊर्जा, के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी, तथा स्थितिज ऊर्जा पीई, पोटेंशियल एनर्जी, के योग के बराबर होती है। योग की क्या होती है, बराबर होती है मेरे भाई। क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है सबको, कि किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। मतलब ये जो हमारी कुल ऊर्जा है ई, वो है काइनेटिक एनर्जी के, या के ई लिख सकते हो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी यू के योग की क्या होती है, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, एक डाटा यूज करेंगे, पिछले चैप्टर से हम एक क्या करेंगे, डाटा यूज करेंगे। क्या, ये देखो, पहले तो हम आपको एक फिगर से बना देते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर हम फिगर के माध्यम से इसको बताना चाहें, इस चीज को यहाँ पे समझे, थोड़ा इसका हम कलर चेंज करेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें मेरे भाई, अब यहाँ पे ये जो नाभिक है, इसका जो परमाणु है, नाभिक का परमाणु क्या है, Z/E। कैसा होता है, धनात्मक होता है नाभिक। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना क्या है, v वेग से गतिमान है, v वेग से क्या है, गतिमान है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है होता है वो m, और ये वाली जो दूरी है वो क्या होती है, नाभिक से परित तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, स्मॉल r। क्या इतनी बात पता है, पिछले चैप्टर में हम कह सकते हैं, या जो है पिछली वीडियो में हमने एक चीज आपको बताया था, डायरेक्टली बताया था। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि mv² बराबर, हमने आपको डायरेक्ट बताया था 1/4πε0, 1/4πε0 ZE² अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनवी कक्षा की, एनवी कक्षा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एनवी कक्षा के लिए हम वेग को एनवी लिख देंगे, और त्रिज्या को हम क्या लेंगे,
एनवी त्रिज्या, एनवी त्रिज्या और एनवा वेग लेंगे। ठीक है सर। अब क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब इसका मान जो है मैं देखो, अब काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है, ई बराबर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आपको सबको पता है कि 1/2 एम वी स्क्वायर होती है, एम वी स्क्वायर होती है। लेकिन एनवी कक्षा की बात हो रही है, एनवी कक्षा की बात हो रही है, एनवी कक्षा की बात हो रही है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, वी एन। मैं अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको दिखता रहे, प्लस। अब यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, अब यहाँ पे जो आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि स्थित ऊर्जा, स्थित ऊर्जा क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। तो यहाँ पे तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है, ZE। Q2 कितना है, Q2 कितना है, -E। क्योंकि अदिश राशि है तो आवेश जो इलेक्ट्रॉन है वो चिन्ह सहित लिखा जाएगा, बटे बटे क्या हो गया, R। R और एनवी कक्षा के लिए है मेरे भाई, तो हम इसको क्या लिखेंगे, RN। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब आप ध्यान से समझे, इसका मान, ये जो इसका मान है ना, MVN का मान, ये वाला मान, यानी ऊपर से देखो ये मान हम यहाँ पर उठा के रख देंगे। तो E बराबर हमारे पास जो फार्मूला आएगा 1/2। तो ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे MVN स्क्वायर का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इंटू ZE स्क्वायर है, बटे RN है। क्या इतनी बात क्लियर है, यस सर। और तब तक प्लस, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ZE स्क्वायर, ऊपर नीचे क्या बच जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। क्या इतनी बात मेरी क्लियर है, क्या इतनी बात मेरी क्लियर है, यस 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 यस। अब दोनों में क्या कॉमन है मेरे भाई, दोनों में क्या कॉमन है, अब आप ध्यान से देखिए, दोनों में कितना कॉमन है, कितना कॉमन है, कितना कॉमन है मेरे भैया जी, कितना कॉमन है। तो देखो दोनों में क्या क्या, ZE स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN क्या है, कॉमन है। अंदर कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ पे 1/2 और क्या बचेगा, 1। यही तो बच रहा है मेरे भाई, ये पूरा कॉमन है ही है, इधर ये पूरा कॉमन है, देखो सेम टू सेम है। तो क्या बचेगा, 1/2 आगे -1। क्लियर। तो यहां से जब इसको हम घटाएंगे, देखो एक में से आधा गया तो आधा बचेगा, लेकिन माइनस आधा बचेगा, क्योंकि -1 क्या है, एक वाला बड़ा है। यहां से इसको थोड़ा सा हम करते हैं छोटा, हमें एक लाइन और जगह बनाना है, ठीक है। तो यहां से जो मेरे भाई ई आने वाला है, ई जो हमारा आने वाला है वो आएगा माइनस में, तो माइनस का ZE स्क्वायर, माइनस का क्या होगा, ZE स्क्वायर बटे क्या होगा, 1/2 आएगा। यहां से घटाएंगे तो -1/2 आएगा ना, और 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। ये हमारी क्या है, एक एनर्जी आई, ये हमारी क्या है, एक एनर्जी आई है, एक, ये एक एनर्जी आई है, माइनस में आई है, क्या है, एनर्जी हमारी कैसे आई है, माइनस में आई है। देखो इसको हम कैसे समझेंगे, और इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 करके अभी छोड़ दे रहे हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, जो एनर्जी आई है हमारी क्या है, ये है। एक चीज और मेरे भाई याद रखना, अगर हम एनवी कक्षा के लिए सारी चीजें यूज कर रहे हैं, तो एनवी कक्षा के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी भी लेंगे। तो जो एनर्जी है वो एनवी कक्षा की है, जो एनर्जी है वो क्या है, एनवी कक्षा के लिए। तो देखो EN, EN और EN। ठीक है मेरे भाई, क्या इतनी बात क्लियर है, यस यस यस। ये तो ये जो हमारी एनर्जी आई क्या आई, ZE बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। अब चूंकि पिछले चैप्टर में हमने आपको सिखाया है मेरे भाई, अब इसीलिए मैं कह रहा था कि पीछे वाली चैप्टर की कुछ भी, सॉरी पीछे वाले चैप्टर का नहीं, पीछे वाले वीडियो में का कुछ भी आप उपयोग कर सकते हैं। अब चूंकि एक चीज हमें यहाँ पे हमारे पास RN है, चूंकि यहाँ लिखेंगे, चूंकि एनवी कक्षा, एनवी कक्षा की त्रिज्या
nवीं कक्षा की त्रिज्या, पिछले लेक्चर में हमने सिखाया है आर्यन जो होती है वो होती है क्या, वो होती है क्या, वो होती है n स्क्वायर h स्क्वायर और अपना एप्सिलॉन नॉट, ये पीछे वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा मेरे भाई, पाई m z ई स्क्वायर। अब इसका मान जो है समीकरण एक में यानी यहाँ पे, समीकरण एक में यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, रख देंगे। रखने पर देखो क्या होगा, जो हमारा En आएगा। अब जो हमारी एनर्जी आने वाली है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, माइनस का z ई स्क्वायर है बटे, ध्यान सुनना, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब r का मान रखेंगे, ध्यान सुनना, हम कलर चेंज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना जी, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब हम यहाँ पे ये आर्यन का मान ये वाला रखेंगे, तो ये रखेंगे तो जो नीचे वाली वैल्यू है यहाँ नीचे रखेंगे, यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू पलट के कहाँ चले जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, पलट के लिख सकते हैं क्या, कि पाई एम जेड ई स्क्वायर बटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ भाई, ये हुआ मेरे भाई। अब यहाँ पे जो चीजें कटेंगे उसको हम काट देंगे, जो नहीं कटेंगे उसको नहीं काटेंगे। पाई से पाई यहाँ पे मर गए, केवल पाई से पाई मर रहा है बस। तो यहाँ पे जो En आ रहा है हमारा मेरे भाई, माइनस का जेड 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 स्क्वायर हो जाएगा, और m बच रहा है e के पावर 2 e के पावर 2 e के पावर 4 बटे क्या है 8 एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट दो बार है तो एक चीज ध्यान देना, अगर एप्सिलॉन नॉट दो बार है आपके पास नीचे, तो हम क्या करेंगे, उसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं, उसका भी क्या करेंगे, ठीक है। इतना नया हमें क्या मिली, एनर्जी मिली। अब इतनी एनर्जी में हम एक काम और करेंगे, आप ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये जो En है ना हमारी एनर्जी, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करें। माइनस ठीक है, m e की पावर 4 ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये हमारा यहाँ पे h स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे। और जो साइड में है ना, साइड में हम क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, क्योंकि n क्या है, कक्षा है, n क्या है हमारी, क्या है, कक्षा है, n क्या है हमारी, क्या है, कक्षा है, n क्या है हमारी, क्या है, कक्षा है, और z क्या है, परमाणु क्रमांक है, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक। तो यहां से हमें जो फार्मूला मिल रहा है उसको हम एक बार और बॉक्स में भरेंगे। यार ये देख, अब तुम ध्यान से देखो, हम लोग करीब पहुंचे हैं, फार्मूले के करीब पहुंच गए, ये हुआ, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, एनर्जी आ गई, क्या आ गई, एनर्जी आ गई, किसकी, एनवी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की। लेकिन ये सर तो बड़ी खतरनाक एनर्जी आई है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो पूरी राशि है, ये वाली, ये वाली जो पूरी राशि है जिसको मैं दिखाने चल रहा हूँ, माइनस अपना आगे कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये वाली जो पूरी राशि है, ये ये वाली जो पूरी राशि है वो क्या है, एक नियतांक है, क्या है, एक नियत राशि, क्या है, नियत राशि है, क्या है मेरे भाई, नियत राशि है, क्या है, नियत राशि है। जब आप इसका मान निकालेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या निकाल पाएंगे आप मेरे भाई, ये एनर्जी अपनी जूल में है, ये इसका जो मान निकालेंगे 2 पॉइंट माइनस आगे है रहेगा 189 इंटू 10 टू द पावर बचेगा -18, क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, ये आ जाएगी एनर्जी आपकी। ये पूरी राशि का देखो, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, e क्या है, आवेश का मान रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणा 10 घात माइनस 12 रखना है, h का मान 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल। ये सब मान रख के आप सॉल्व करेंगे, हमें सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक चीज ध्यान देना, जब सॉल्व करेंगे तो आपका इतना आएगा, और ये किस में आएगा, जूल में आएगा, इसमें आएगा जूल में। अब हमें क्या करना है मेरे भाई, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लेना है। तो हमने आपको सिखाया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2.189 में 10 टू द पावर 18 है, में हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। अब ये किस में बदल गया, हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किस में बदल गया,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गई एनर्जी। अब आप यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है। अब जब आप मेरे भाई इसका पावर ऊपर ले जाएंगे, कट जाएगी 18, एक पावर बचेगी 10 बचेगा। अब यहाँ पे इसको जब भाग करेंगे तो मैं सीधे सीधे डाटा लिख रहा हूँ, आप आराम से भाग कर सकते हैं। आएगा मेरे भाई माइनस, एक्चुअल में ऐसे -13.6, क्या आएगा -13. आप आराम से भाग कर सकते हैं, कोई -13.6 ZE² बटे एन स्क्वायर, और ये जो एनर्जी है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यही हमारा मेरे भाई आज का एजेंडा वाला फार्मूला है, आज का एजेंडा वाला फार्मूला है, मतलब यही हम फाइंड करना चाहते थे, यही हम क्या करना चाहते थे, फाइंड करना चाहते थे। यही हमारा क्या है, सूत्र है, -13.6 ZE² बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कहेंगे, ठीक है। अब Z क्या है, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक, वो 1 हो जाए, जब वो 1 हो जाएगा तो हमारी एनर्जी आएगी -13.6 बटे यानी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यही एनर्जी हमें याद रखना है, ठीक है, यही एनर्जी हमें क्या करना है, याद रखना है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। क्या ये एनर्जी आपको याद रहेगी, क्या ये एनर्जी आपको याद रहेगी, ये एनर्जी आपको याद रखना है, ठीक है। हम बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आपको एक और चीज सिखाते हैं कि बोर मॉडल के आधार पर परमाणु के उत्सर्जित फोटॉन की तरंग दैर्ध्य कैसे निकाली जाती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य कैसे निकाली जाती है, फिर हम इसके ऊर्जा स्तर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां तक का डेरिवेशन अगर आता है, बाय द वे डेरिवेशन आता नहीं है, फिर भी अगर आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, हम क्या बता रहे हैं, एक इसी में एक हेडिंग बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं, एक हेडिंग बता रहे हैं, क्या सर, एक हेडिंग, देखना, ध्यान सुनना बहुत ध्यान से। हम बताना चाह रहे हैं आपको क्या, कि बोर बोहर, बोहर लिखो या बोर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोहर मॉडल के आधार पर परमाणु से उत्सर्जित 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 फोटान की, जो फोटान यानी विद्युत चुंबकीय तरंग, फोटान की तरंग दैर्ध्य का सूत्र निकालने वाले, तरंग दैर्ध्य, समझ पा रहे हैं, तरंग दैर्ध्य का हम लोग क्या निकालने वाले हैं, सूत्र निकालने, देखो हम लोग क्या निकालने, तरंग दैर्ध्य का सूत्र निकालने वाले हैं। ये हमारी एक हेडिंग है, ये हेडिंग मैंने वहां फ्रंट पे नहीं लिखा था, कोई जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तरंग दैर्ध्य निकालते हैं। हमें पता है, हम देखो हमने पीछे वाले वीडियो में बताया था बोहर का तृतीय अभिग्रहित, उसी का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए मेरे भाई। लिखेंगे बोहर के तृतीय अभिगृहित से तीसरा अभिग्रहित क्या है। अब आपको ये चीज याद होनी चाहिए, पीछे का वीडियो देखना पड़ेगा, लेक्चर देखना पड़ेगा। जो देखो हमने बताया था, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, या निम्न से उच्च में जाता है, तो ऊर्जा का अवशोषण एवं उत्सर्जन करता है। तो जब निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है ना, या उच्च से निम्न में आता है, तो ये ऊर्जा का जो उत्सर्जन तो करेगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करता है, लेकिन उस एनर्जी के अंतर के बराबर, फोटॉन उत्पन्न करता है। उसके लिए हमने आपको बताया था, अगर आपको याद है, जो डेल्टा हमारी एनर्जी थी, डेल्टा ई, वो आपकी कितनी थी, E2 माइनस E1, E2 माइनस कितनी थी, E1। अब हम मान लेते हैं भाई कई कक्षाएं हैं, कक्षाएं तो बहुत होती हैं सर, क्या है, कक्षाएं तो बहुत होती हैं। अब डेल्टा ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा, हमें तरंग दैर्ध्य निकालना है, एच सी बाई लेमडा। अब दूसरी कक्षा, देखो अभी हम एनर्जी निकाले हैं, इसको थोड़ा सा एनर्जी को हम और अच्छे से लिखते हैं, तो आपको बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो जाए। एनर्जी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो, अरे यार इसको पहले हटाओ। एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि दूसरे कक्षा की एनर्जी है, एनवी कक्षा के लिए बता रहा है,
En2 लिख सकते हो, माइनस En1, यानी कि दूसरे कक्षा यनवी कक्षा के लिए। यनवी कक्षा का मतलब En का मतलब होता है यनवी कक्षा की एनर्जी है, लेकिन 2 का मतलब है दूसरे कक्षा से पहले कक्षा में आ रहा है। तो देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, देखना ध्यान से देखो, ध्यान से भाई, ध्यान से। अब हमें एक चीज तो पता है, अभी अभी हमने बताया कि एनर्जी, ठीक है सर, एनर्जी है, ठीक है सर, ठीक है। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला अभी हमने बताया कि -13.6, -13.6 क्या, Z² बटे N² होता है, पहली वाली, क्या बताया यही, यस। माइनस क्या है, इसको अलग कलर से चेंज से लिखते हैं, दूसरी वाली क्या बताया, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये भी -13.6 होगी एनर्जी, और Z² बटे N²। अब यहीं पे तुम्हें ध्यान देना है Z² और N² में। अब n को मैं अलग कलर से लिख रहा हूं क्योंकि जरूरी है, यहीं पे मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो जो n है ना मेरा, अब जो n है ना वो N2 है, दूसरी कक्षा की एनर्जी है, यस। अब यहाँ पे क्या है, N1 का स्क्वायर, यही आप समझा रहा था, यही मैं आपको कब से समझा रहा था मेरे भाई, यही मैं आपको कब से समझा रहा था। क्या इतनी बात क्लियर हो पा रही है, दैट्स इट। अब इन पूरे में क्या कॉमन है, ये तो SC/λ है, ठीक है सर। अभी इस पूरे में क्या कॉमन है, नहीं, ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 13.6 ZE² कॉमन है, अंदर कोष्टक में क्या बचेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये वाला बचेगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस वाला पहले लिखेंगे, क्या बचेगा, 1/N1 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे बोलते नहीं हो भाई, अरे हाँ बोलो, माइनस, यहां वाला माइनस इसके साथ बचेगा, -1/N2 का स्क्वायर, ये है कक्षाओं, ये क्या है, कक्षा, ये ठीक है। फिर हम कहेंगे, फिर से अलग से कलर चेंज, 1/λ बराबर कहेंगे, तो ये 13.6 Z² बटे क्या होगा, HC, और ये जो हमारी तरंग दैर्ध्य है 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इस पे टाइम ले रहा हूं मेरे भाई, पर आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही बढ़िया से, क्योंकि हम थोड़ा सा आपके सामने नहीं रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें हर चीज का क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है मेरे भाई, लिख लिख के बताना पड़ता है, ठीक है। ये अब आप ध्यान से सुनना, ये जो है ना, ये अब यहाँ पे फिर से ये नियत राशि है, ये जो है ना, ये जो अपनी है ना, वो क्या है, अपनी नियत राशि है, क्या है, नियत राशि है। इस नियत राशि को क्या नाम दिया गया है, नियत राशि है। इस नियत राशि को हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। इस नियत राशि को, या नियत राशि है, इसे रिडबर्ग नियतांक आर कहते हैं। एक नई भौतिक राशि है, इसका जो मान है वो होता है 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये रिडबर्ग नियतांक का क्या है, मान है। अब हम यहाँ पे इस पूरे डाटा को, हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर। तो हमारा जो सूत्र बन के आया मेरे भाई, 1/λ बराबर, क्या आएगा, 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 Z², सॉरी, RZ² कोष्टक में क्या बचेगा, 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, फार्मूला निकला तरंग दैर्ध्य का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा फार्मूला, ओहो ये कैसे, ये जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, तरंग दैर्ध्य का क्या है, फार्मूला है। ये हम बहुत यूज में लेंगे सवालों में,
ये इंपॉर्टेंट है। आप Z के लिए मेरे भाई परेशान नहीं होना, हाइड्रोजन परमाणु के लिए H के लिए ध्यान से सुनना, H के लिए, क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में बताया है, पिछली क्लास में बताया है कि बोहर का जो मॉडल है वो केवल 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 हाइड्रोजन परमाणु के लिए सत्य है बस। इस Z का मान कितना हो जाएगा, Z का मान हम ले सकते हैं एक होता है, तो वो कभी भी उसको हटाया जा सकता है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सूत्र हमारा क्या बना, 1/λ बराबर ये। अब इसी सूत्र को हम देखो आगे बहुत ही अच्छे से बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। इसी सूत्र को हम लोग क्या करेंगे, आगे बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे। N1 क्या है, पहली कक्षा है। N2 क्या है, दूसरी कक्षा है, ठीक है। आई होप यू क्लियर मेरे भाई। अब हम करेंगे थोड़ा सा आगे बात, अब हम इसकी बात करेंगे ऊर्जा स्तर की। अगर हम यहाँ पे बात करें थोड़ी सी, अगर हम इस चीजों को छोटा से करके मैं आपको कुछ और बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। चीजों को मैं थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, बस 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 भाई, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना सोटू, दैट्स इट। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, हम जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, आप देखो ध्यान से सुनो, हमने एनर्जी का फार्मूला क्या निकाला। इस चीज को मैं साइड में थोड़ा सा चीजें एक्स्ट्रा चीजें हैं मैं सिखा रहा हूँ, साइड में यही बता दे रहा हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ, साइड में यही समझा दे रहा हूँ। देखो अभी हमने एनर्जी का फार्मूला निकाला, क्या ई एनर्जी का फार्मूला सर ये आपने निकाला था कि ई एन बराबर -13.6 Z² बटे एन स्क्वायर, और इसी का उपयोग करके आपने तरंग दैर्ध्य भी निकाली है, इसी का उपयोग करके आपने तरंग दैर्ध्य निकाली है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, पहली कक्षा की एनर्जी निकाल सकते हैं, दूसरी कक्षा की एनर्जी निकाल सकते हैं, तीसरी कक्षा की एनर्जी, तीन चार एनर्जी हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ये एनर्जी ऊर्जा स्तर में काम आएगी। तो आइए देखते हैं। तो पहली कक्षा के लिए यानी हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये ऐसे लिख दो बस, हाइड्रोजन के लिए हमने बोला था कि भाई हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 हो जाएगा, और पहली कक्षा के लिए वो n का मान 1, तो यहाँ पे रखेंगे तो हमारी जो पहली कक्षा की एनर्जी है वो आपके चरण में आने वाली है -13.6, और 1 का स्क्वायर करेंगे, नीचे भी क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारी जो एनर्जी निकल के आने वाली है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मजे की बात है कि जो पहली कक्षा की जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो कितनी एनर्जी लेके घूमता है पहली कक्षा का, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से हम दूसरी कक्षा के लिए अगर निकालें तो दूसरी कक्षा, जेड तो सबके लिए n1 ही रहेगा, अब हम दूसरी कक्षा के लिए निकालें तो n बराबर क्या हो जाएगा 2, जेड तो एक ही रहेगा, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई -13.6, और n का मान कितना है, n का मान कितना है भाई, दो का स्क्वायर कर देंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा 13.6 भागे क्या हो जाएगा 4, और ये जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी आ जाएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से अगर हम तीसरी कक्षा की बात करें, तीसरी n बराबर 3 के लिए, तो जो एनर्जी होगी हमारी क्या होगी E3 -13.6 बटे एन स्क्वायर, एन का मान कितना है मेरे भाई 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, जब इसको आप भाग करेंगे तो ये आपके चरणों में निकल के आने वाली है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में। इसी प्रकार n बराबर 4 के लिए तो E4 कितना हो जाएगा -13.6 भागे क्या होगा n का मान 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 से जब इसको भाग करेंगे तो आपकी जो एनर्जी है 0.54 आ जाएगी, या 58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हम क्या हमने क्या कर दिया, प्रथम चार कक्षा की क्या कर ली, प्रथम चार कक्षा की हम लोगों ने क्या कर लिया, एनर्जी निकाल लिया। प्रथम चार कक्षा की हम लोगों ने क्या कर ली, एनर्जी निकाल ली, एक ये और एक ये, प्रथम चार कक्षा की हम लोगों ने क्या कर ली, एनर्जी निकाल ली। क्या आपको खुशी मिली? अगर आपको खुशी मिली है तो आप खुशी के साथ खुश रहे। क्या ये क्लियर है? अब हम इसको ऊर्जा स्तर के रूप में देख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊर्जा स्तर के रूप में देख सकते हैं। इसका ऊर्जा स्तर दो प्रकार से बनाया जा सकता है, एक गोलाकार और एक क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लेके बनाया जा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम देखेंगे भाई किस कक्षा की एनर्जी सबसे कम होती है। तो आइए हम थोड़ा सा
कुछ समझाते हैं नेक्स्ट वाले पेज पे। देख भाई मेरे पास एक सर्कल है, हम सर्कल के माध्यम से बताएंगे पूरे में, अब पूरा समझना, पूरा बड़ा सा मैं बना रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एक और कक्षा ले रहा हूँ अलग अलग कलर से। ओ माय गॉड, तुम तो यहीं रहो यार, दूसरे को लाना है, कलर चेंज हो गया है क्या? ये एक और लेके आया मैं, ये एक और लेके आ रहा हूँ अलग कलर से। हमने कितनी कक्षा की एनर्जी निकाली है? 4। 4 कम से कम तो होने चाहिए भाई। ये देखो ध्यान से सुनना, मैंने एक क्या लिया है, परमाणु। परमाणु के बीच में इसकी अलग अलग कक्षाएं हैं। परमाणु के बीच में हर एक बच्चे को पता है क्या है, नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। वो कैसा होता है? धनात्मक, हर एक बच्चे को पता है, ठीक है सर। अब आप देखो मैंने पहली कक्षा, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, ये चौथी कक्षा, आगे पांचवी कक्षा, छठवीं कक्षा, सातवीं कक्षा बनेगी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, क्या करना है मेरे भाई, ध्यान से देखना है। तो अभी अभी हमने निकाला कि जो पहली कक्षा की जो एनर्जी थी वो कितनी थी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हमने क्या निकाला था, दूसरी कक्षा की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद हमने क्या निकाला था, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हमने उसके बाद इसकी एनर्जी क्या निकाली थी, -0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यही एनर्जी निकाली थी? बैक करके देख लो भाई, सारी क्लियर है या माइनस लगा दो, ठीक है, हाँ ठीक 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 सही है। अब आप ध्यान से देख पा रहे हैं, अब आप ध्यान से देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे जो ये वाली एनर्जी है, क्या ये वाली जो एनर्जी है, क्या ये मिनिमम है? क्या ये मिनिमम है? हाँ सर ये तो मिनिमम है, ये क्या है, मिनिमम है। तो यहाँ की जो एनर्जी है ये मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी। मतलब ये बताया जा रहा है जैसे जैसे हम कक्षा से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे नाभिक से हम दूर जा रहे हैं, ये बोल सकते हो, जैसे जैसे कक्षा बढ़ाते जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं जैसे जैसे हम नाभिक से दूरी बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे, जैसे जैसे हम नाभिक से क्या कर रहे हैं, दूरी को क्या कर रहे हैं मेरे भाई, बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है भाई, वैसे वैसे क्या हो रहा है, देख पा रहे हैं, वैसे वैसे एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अगर इस वाले की इन चारों में देखा जाए तो मैक्सिमम एनर्जी सबसे ऊपर वाले की है, ये हो जाएगी मैक्सिमम, मैक्सिमम एनर्जी। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है मेरे भाई, क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? ये है मैक्सिमम एनर्जी। तो हमें इसमें ये सीखने को मिल रहा है कि नाभिक से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, दूरी बढ़ने पर उसकी एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब ध्यान से सुनना है, अगर जैसे हमने बताया था कि पीछे कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, उसको जब बाहर से ऊर्जा दी जाती है तब, तो आप ध्यान से सुनना, इन दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर, ये जो जैसे मान लो दूसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कूद लगाएगा, दूसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पहली कक्षा में जब कूदेगा, इन दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर हमें एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके दूसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में कूदेगा और आएगा 10⁻⁸ सेकंड में आएगा, फिर अपनी कक्षा में चला जाएगा और उतनी ही देर में क्या होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या करता है, उत्सर्जित करता है। मेरे भाई बात को ध्यान से सुना करो, हर बातें लिखाई नहीं जा सकती, जो चीजें बताई जाती हैं उसको आप क्लियर करें। जैसे मैं कहूं दूसरी कक्षा की जो एनर्जी है वो कितनी है, देखो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पहली कक्षा की जो एनर्जी है वो कितनी है, कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ध्यान से देखो, हमें एनर्जी गैप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, E2 माइनस क्या करेंगे, E1। तो यहां से हम क्या करें, -3.4 में माइनस क्या घटाएंगे, 13.6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6। जब घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10.46 जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना, ये क्या निकल के आया पता है, अगर आप क्या है, दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इन दोनों, देखो पहली कक्षा दूसरी कक्षा की एनर्जी का जो अंतर है वो कितना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मिल जाएगी तो वह इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में कूद आएगा। सर अगर यहां से कूदे, तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां कूदता है तो क्या करेगा, इस वाली कक्षा से एनर्जी का अंतर माइनस इस वाली कक्षा के एनर्जी के अंतर के बराबर आप ऊर्जा देंगे,
तो वो इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में कूद आएगा। ध्यान से सुनना, तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में कूद आएगा। अगर चौथी कक्षा और पहली कक्षा के बीच ऊर्जा का अंतर निकालते हैं तो उतनी ऊर्जा जो आएगी वो एनर्जी देंगे, तो आप इलेक्ट्रॉन का चौथी कक्षा से डायरेक्ट इसमें कूद आएगा, तेरहवीं कक्षा, सॉरी पहली कक्षा में कूद आएगा। ध्यान सुनना, ठीक है। तो ये तो हमारा ये हो गया। यहाँ पे हम इसे और अभी अच्छे से स्पेक्ट्रमी रेखाएं पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। बस एक चीज याद रखना कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर जो एनर्जी होगी, जैसे मैंने पहली और दूसरी कक्षा की एनर्जी का अंतर निकाल दिया, 10.4 या 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, इतनी एनर्जी आप देंगे तो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन कूद आएगा। ठीक है, मतलब कक्षाओं के अंतर के बराबर एनर्जी देना है। ठीक है, आई होप क्लियर। अब हम पढ़ेंगे मेरे भाई एक और टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, स्पेक्ट्रमी रेखाओं। क्या पढ़ाने वाला हूं? स्पेक्ट्रमी रेखाओं, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य। या उससे पहले मैं तुम्हें दो चीज और बता दूं, छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान से सुन लो, कुछ छोटी परिभाषाएं हैं, जरूरी है भाई, क्योंकि हम क्या करते हैं बिना, हमें वो चीज नहीं आती कि सारी चीजें छोड़ के बता दिया जाए, ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में 100 में 100 लाना है, तो भाई एक एक सवालों से, एक एक चीजों से लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, लड़ना पड़ेगा। हम आपको एक दो चीजें और सिखा रहा हूं, एक दो छोटी छोटी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। एक होता है उत्तेजन विभव, उत्तेजन ऊर्जा होती है। छोटी छोटी डेफिनेशन है, मैं इसको अपन एज इट इज करा दे रहा हूं, फिर हम लास्ट वाला टॉपिक लेंगे। लास्ट वाला टॉपिक थोड़ा सा अपना बढ़ के चलेगा, ठीक है। उत्तेजन ऊर्जा, इसमें बताया गया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से जब उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, जाता है, तो जब मैंने अभी अभी यही बताया था, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। वही ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड एनर्जी, उत्तेजित ऊर्जा। ये अभी अभी पढ़ा, ये चीज हम इसमें लिख देते हैं, बस इसको लिख के खत्म करते हैं, क्योंकि एक लाइन में पूछ लेता है एक नंबर में। ये लिख सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन को निम्नतम ऊर्जा से या निम्न ऊर्जा स्तर से, निम्नतम ऊर्जा स्तर से, ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा ऊर्जा स्तर से उच्च, ना गड़बड़ होता है, उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर किसी भी इलेक्ट्रॉन को उच्च निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक संक्रमण करते हैं। संक्रमण करने के लिए, मतलब जाने के लिए, संक्रमण यानी कूद लगाने के लिए, संक्रमण करने के लिए, करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को, आवश्यक, रुक जा, गलत होने लगता है तो गलत होने लगता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक संक्रमण करने के लिए आवश्यक, आवश्यक ऊर्जा को उत्तेजन, उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं, यानी एक्साइटेड एनर्जी कहते हैं, उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर? क्या ये क्लियर हो रही है चीजें? अब इसी में एक चीज और आता है आपका, मैंने अभी बताया कि भैया उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाना है तो दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर एनर्जी देना पड़ता है, वो हमने अभी पीछे बताया। ठीक है, एक और इसमें पूछा जाता है उत्तेजन विभव, उत्तेजन विभव अगर एक लाइन में आ जाता है कभी कभी, छोटी छोटी डेफिनेशन है, मैं एक एक, देखो भाई हम छोड़ने वाले नहीं है, एक एक हेडिंग बताएंगे। अगर छोड़ दूंगा ना तो भाई एक नंबर में कुछ भी आ सकता है, तो हमें तो 100 के लिए लड़ना है। इसमें बताया गया किसी इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित
ऊर्जा प्रदान करने के लिए। अब जो उत्तेजित ऊर्जा को हम प्रदान करना चाहते हैं वही आवश्यक, जो आवश्यक त्वरण है वही विभव उत्तेजन कहलाता है। तो लिख दिया जाए किसी किसी इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित ऊर्जा ऊर्जा प्रदान करने के लिए, प्रदान करने के लिए, प्रदान करने के लिए आवश्यक त्वरण, आवश्यक त्वरण जो होता है, एक विभव को हम त्वरित करते, त्वरण त्वरित करते, विभव को, विभव या विभव, आवश्यक त्वरण विभव को तो बोलेंगे, हम बोलते हैं त्वरण विभव, उत्तेजन विभव कहलाता है, उत्तेजन विभव कहलाता है, कहलाता। ठीक है, ठीक है। एक और छोटी सी डेफिनेशन पूछी जाती है जिसका नाम है मेरे भाई आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? आयनन ऊर्जा। इसमें क्या है, आयनन ऊर्जा में क्या खास बात है देखना। अब इसमें क्या है, किसी भी परमाणु को आयनित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, जैसे मैं कहूं हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को ही निकाल लो तो जो उसमें कुछ बचेगा वो क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। तो उसको आयनित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसी को हम लोग बोलते हैं आयनन ऊर्जा। और आयनन ऊर्जा हमारी होती है प्लस में। कैसे होती है? प्लस में। देखते हैं कैसे, वही लिख लेते हैं। या लिख सकते हैं किसी किसी परमाणु परमाणु को आयनित, तो भैया एक लाइन एक नंबर में पूछा जाता है, फिर बहुत मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बस लिख दे रहा हूँ फटाफट और समझा दे रहा हूँ। किसी परमाणु को आयनित करने के लिए, करने के लिए, आयनित करने के लिए आवश्यक, आवश्यक ऊर्जा को आयनन, आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ई आयनन बराबर होता है, देखो ध्यान से, ई आयनन बराबर होता है, देखो E2 माइनस C1 होता है। जो E2 है ना, जैसे जैसे देखो ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले कक्षा की एनर्जी कितनी थी, आपने बताया -13.6, दूसरे कक्षा की एनर्जी -3.4, तीसरे कक्षा की एनर्जी -1.5, चौथे कक्षा की एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ एनर्जी धीरे 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 बढ़ती जाएगी, एक समय कहा जाएगा अगर मैं एकदम लास्ट वाली कक्षा की एनर्जी पूछूंगी क्या होगा, वो क्या होगा, इनफाइनाइट। यहाँ पे जो दूसरी कक्षा है यानी इनफाइनाइट पर है, पहली कक्षा की एनर्जी तो हमें पता है, पहली कक्षा की हमें क्या पता है, ईएन, ईएन मतलब पहली कक्षा के लिए एनर्जी। यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है -13.6, यही तो होता है Z² बटे n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी ऊर्जा आ गई वो प्लस में आ गई 13.6 Z², जेड का मान कभी भी एक लिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो आयनन ऊर्जा है मेरे भाई इस प्रकार से क्या हो जाएगी, ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि दूसरी कक्षा की एनर्जी क्या होगी, हम मैक्सिमम ले रहे हैं यानी अनंत पर बढ़ती जा रही है एनर्जी। ये हो जाएगी हमारी आयनन ऊर्जा का सूत्र, और आयनन ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जो ऊर्जा होती है वो नेगेटिव होती है, आयनन ऊर्जा पॉजिटिव होती है, याद रखना मेरे भाई। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है अब आया, देखो ये पहले टॉपिक की बात हो रही थी, अभी तक हमने जो भी बात की है देखो ये सब हमने क्या किया, पहले टॉपिक की बात की। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाएं, हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बारे में बात करेंगे, और यहां पर हम बनाएंगे आपको ग्राफ। अब इसको कम से कम हम लोग 40 से 45 मिनट पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो।
पहले मेरे भाई हेडिंग लगे हाइड्रोजन परमाणु की, दूसरी हेडिंग है आज की पहली इतनी देर पढ़ाया, मतलब सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी, स्पेक्ट्रमी शब्द का मतलब ही होता है जहां भी होता है वे 3 4 5 तरंगे जरूर आते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाएं, देखो पहले तो इसको हम समझाते हैं हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी रेखाएं किसे कहेंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि भाई ये चीजें हमने बताया है पीछे भी, फिर से ये रिपीट होने वाली है। हमें पता है कि हाइड्रोजन परमाणु में जब कभी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है यानी जाता है, तो दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर विकिरण उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। ये बात बताया है मैंने। और जिसकी तरंग दैर्घ्य निश्चित होती है, इस निश्चित तरंग दैर्घ्य को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखाएं। बहुत ही बढ़िया चीजें हैं, तो अपन पहले इस बात को लिख देते हैं। हाइड्रोजन परमाणु लिखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। हाइड्रोजन परमाणु में जब कभी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, कूद लगाता है, छलांग लगाता है, स्तर में संक्रमण करता है। ये बात हमने एक बार बता रखा है बोहर के नियम में, ये रिपीट हो रही बात है। संक्रमण करता है तो दोनों ऊर्जाओं के दोनों ऊर्जाओं के दोनों ऊर्जा स्तरों के लिए बोल सकते हो, के दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के अंतर के बराबर ऊर्जा वाला फोटान यानी विद्युत चुम्बकीय तरंग लिख सकते हो, या विकिरण, फोटान या कह सकते हो विकिरण उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित होता है, ये बताया गया। सीधी सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है आता है, तो दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी फोटॉन उत्पन्न करता है। पीछे हमने फैराडे कह रहा हूँ, सॉरी, बोहर का तृतीय पोस्टुलेट यही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पीछे वाले वीडियो आप देख के आओ। जब ये कूद लगाता है तो जो विकिरण उत्पन्न हुई है उसकी तरंग दैर्घ्य निश्चित होती है, फोटॉन उत्सर्जित होता है जिसकी तरंग दैर्घ्य निश्चित होती है, निश्चित होती है। इस निश्चित स्पेक्ट्रमी रेख इसे 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 एक स्पेक्ट्रमी इसे एक स्पेक्ट्रमी रेखा कहते हैं। ये हो गया, कहते इसे एक स्पेक्ट्रमी रेखा कहते हैं, ये बात हुई। स्पेक्ट्रमी रेखाएं बताई गई है 5 प्रकार की होती है। बताया गया है कि स्पेक्ट्रमी, ये किसने बताया था, बामर नाम के वैज्ञानिक ने। स्पेक्ट्रमी रेखाएं 5 प्रकार
की होती है। ये किसने बताया? इस सॉरी, बोहर नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक ने, बामर नाम के वैज्ञानिक ने। अब इसकी जो तरंग दैर्ध्य है, अब ये पांचों स्पेक्ट्रम में रेखाएं हैं, इसकी तरंग ज्ञात करने के लिए, इसकी तरंग दैर्ध्य, सॉरी, पांचों रेखाओं की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए बोहर ने सूत्र दिया। वो क्या था? अभी हम पीछे जो निकाले थे ना, 1/λ आर जेड स्क्वायर, अब लिखें चाहे ना लिखें, जेड का मान 1 हो जाता है, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इन रेखाओं, इस सूत्र से क्या होता है? इन पांचों तरंगों की तरंग दैर्ध्य निकाली जा सकती है। इन पांचों तरंगों का नाम क्या था पता है? वही जो शुरुआत में लिखा था, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणी। इनकी तरंग दैर्ध्य इस सूत्र से निकाली जा सकती है, निकाली जाती है। आइए हम इसको और डिटेल में ग्राफ के द्वारा क्या करते हैं, ऊर्जा स्तर के द्वारा इसको समझते हैं पांचों को। चलिए चलिए भैया, चलिए चलिए चलिए, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अब यहाँ पे आपको फिर से मैं एक ग्राफ बनाने चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, मेरे लाल वाल गोपाल लोग। अब आपको समझना पड़ेगा जी, क्या करना पड़ेगा जी, समझना पड़ेगा। देखो, अब मैं कुछ लाइनें लूंगा, पहले मैं सजाऊंगा, फिर दिखाऊंगा, बढ़िया से कराऊंगा जी। देखो, यहाँ पर हमारी एक रेखा है, ये, और एक रेखा मैं पहले ऐसे खींच दे रहा हूँ, ठीक। अब ध्यान से सुनना, इस वाली की जो पहली कक्षा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखो लाइनें के द्वारा हम समझाएंगे, लाइनों के द्वारा हम समझाएंगे। ये इसको हम बोलते हैं n बराबर 1, n बराबर 1। और यहां से एक और लिया जाएगा, एक रेखा ये, ठीक है। उसके बाद चलिए एक रेखा और लेते हैं, रेखा भी लिए जा रहे हैं, थोड़ा हम बना रहे हैं, आप समझें, ठीक है। फिर एक रेखा और लेते हैं, फिर एक रेखा और लेते हैं, फिर एक रेखा और लेते हैं, जितनी चाहो उतनी रेखा ले लो। फिर एक रेखा और लेते हैं, इस पर 1 2 3 4 5 6 7, चलो और भी ले सकते हैं। ये ऐसे रेखाएं क्या है, इनफाइनाइट तक जाएंगी। मैं इनफाइनाइट वाला भी दिखा दे रहा हूँ, ये तो ये n बराबर क्या है, 1 के लिए पहली कक्षा, ये n बराबर क्या है 2, ये n बराबर क्या है 3, ये n बराबर क्या है 4, ये n बराबर क्या है 5, ये n बराबर क्या है 6, ये n बराबर क्या है 7। यहाँ पे 4 दो बार हो गया है, ये हो जाएगा 5। ये कक्षाएं हैं, ये क्या है, कक्षाएं। ध्यान से सुनना, इस वाली को कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा, ये भी बताया है इस कक्षा की एनर्जी, अभी हमने बताया है भैया, एनर्जी चाहे आप बताओ चाहे ना बताओ, पहली कक्षा की एनर्जी क्या है? अब जो चीज हमने अभी सर्कल में बताया था परमाणु के रूप में, वही चीज यहाँ पे दिखाना है। देखो, पहले पहले दोनों कक्षाओं की ऊर्जाओं का अंतर क्या है, ज्यादा है। फिर जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं, ऊर्जाओं का अंतर क्या हो जाएगा, कम होता हुआ चला जाता है। देखो, अभी मैंने क्या निकाला था पीछे कि जो है -3.4 और -13.6 ऊर्जाओं का अंतर निकाला था, वो कितना आया था, 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उतनी ऊर्जा, ये गैपिंग ज्यादा है, इसलिए पहले और दूसरी कक्षा के, जब पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, पता है क्या होगा? क्या होगा जी, पहली कक्षा से जो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो उसकी गैपिंग ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे गैप को रखा गया है। अब मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, पहली देखो अलग अलग कलर से दिखाएंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से डायरेक्ट कूद रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा डायरेक्ट यहाँ से कूद रहा है। कलर चेंज करते हैं, पहले कलर जरूरी है चेंज करना जी। इलेक्ट्रॉन हमारा मान लीजिए डायरेक्ट यहाँ से पहली कक्षा से 7वीं कक्षा से कहाँ कूदा, पहली कक्षा में, यहाँ कूद सकता है डायरेक्ट। बस
7वीं कक्षा और पहली कक्षा की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा देंगे तो वो कूद के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि 6वीं कक्षा से ये कूद सकता है। जी सही बात है। फिर ये 5वीं से भी कूद सकता है। हाँ सर, अंतर आप रेगुलर अगर आप देते जाएंगे तो ये जहां से चाहेंगे आप वहां से कूदेगा। फिर आप चौथी से भी इसको कुदा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसको तीसरी से भी कुदा सकते हैं। बस क्या करना पड़ेगा, बस क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ऊर्जाओं का अंतर जो है वो सही देना पड़ेगा। फिर यहाँ से भी कूद सकता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो ऊर्जाओं का अंतर जो है लगातार जैसे जैसे बढ़ाएंगे, अंतर निकालेंगे, वहीं से इलेक्ट्रॉन। देखो, पहली दो कक्षाओं की एनर्जी का गैपिंग ज्यादा होता है, फिर दूसरी और पहले, तीसरी और पहले का कम होता है, इसलिए गैपिंग क्या हो रही है, रेखाओं की कम होती चली जा रही है। और इसी क्रम को हम लोग, इसका जो नाम दिया गया है, इसका नाम दिया है लाइमन श्रेणी बोला गया है। इसको बोला गया है लाइमन श्रेणी। ये पहली स्पेक्ट्रम है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन अब क्या कर सकता है कि 7वीं कक्षा से दूसरी कक्षा में भी तो कूद सकता है। जरूरी नहीं कि वो पहले में आए, वो कहीं भी कूद सकता है। अगर हम कहें इलेक्ट्रॉन हमारे 7वीं कक्षा से, ध्यान से सुनना, कलर चेंज कर रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन हमारी 7वीं कक्षा से, यहां से 7वीं से अब दूसरी में, ओहो, अब इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, 7वीं कक्षा से डायरेक्ट कहाँ कूद रहा है, ओहो, कलर 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 कलर। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन हम करें 7वीं कक्षा से दूसरी कक्षा में कूद रहा है, तो इसके बराबर, दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर एनर्जी देना पड़ेगा। यहाँ कूद जाएगा। मान लो फिर 6वीं से ये कूद जाए दूसरी में, ऐसा भी हो सकता है। 5वीं से भी कूद सकता है ये, किसमें, दूसरी में। और कहाँ से कूद सकता है, तीसरी से भी, और चौथी से भी, और तीसरी से भी, तीसरी से भी ये कूद सकता है। तो इस तरह से, तो ये जो श्रेणी बनती है ना, इसका नाम बोला गया है बामर श्रेणी। क्या बोला गया है, इसको बोलते हैं बामर श्रेणी। इसका नाम क्या रखा गया है, बामर श्रेणी। श्रेणी, सर जरूरी नहीं है कि 7वीं कक्षा से, 7वीं कक्षा नहीं, 8वीं 9वीं 10वीं कहीं से भी कुदा सकते हो। बस तुम्हें ध्यान देना, ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा देना है। अब मान लो सर ये भी तो हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब 7वीं कक्षा से तीसरी में भी कूद सकता है। यस, मैं कह तो रहा हूँ कूद सकता है भाई, कौन सी बात है, मैं कह रहा हूँ कि कूद सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि कूद सकता है। कहाँ, 7वीं कक्षा से तीसरी में डायरेक्ट कूद सकता है, फिर 6वीं से डायरेक्ट तीसरी में कूद सकता है, फिर 5वीं से डायरेक्ट, फिर चौथी से डायरेक्ट कूद सकता है। भाई कहीं से कुदा दो, कुदा दो। पर अब ये जो क्रम बन रहा, उसको नाम दिया गया क्या, पाश्चन श्रेणी। क्या बोला गया, पाश्चन श्रेणी का नाम दिया गया जी। और आगे गए, और आगे बढ़ते गए, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, यहाँ पे हुआ कि यहाँ से अब भाई चौथी कक्षा में डायरेक्ट कुदा सकते हैं, फिर चौथी से कुदा सकते हैं, फिर 5वीं से डायरेक्ट कुदा सकते हैं, फिर यहाँ से कुदा सकते हैं। तो इसका जो नाम दिया गया, इसको बनाने के लिए आता है, फिलहाल इसको समझते भी चलो मेरे भाई। और इसको बोला है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी, श्रेणी का नाम दिया गया है, इसको क्या बोला गया, ब्रैकेट श्रेणी। ये हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन 5 श्रेणी है, बनी हुई है 5 श्रेणी, तो पांचों श्रेणियों को हम नाम बताते चले। यहाँ से भी ये कूद सकता है, और यहाँ से डायरेक्ट कूद सकता है। तो देखो, तो इस श्रेणी का जो नाम दिया गया, फुंड श्रेणी। क्या बोला गया, वो फुंड श्रेणी का क्या नाम दिया, फुंड श्रेणी का नाम दिया गया। इस प्रकार से हमें क्या मिली, ऊर्जा स्तर के अकॉर्डिंग हमें 5 प्रकार की श्रेणियां मिलती हैं, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, 5 श्रेणियां मिलती हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो n बराबर 1 है, इसको बोलते हैं मूल अवस्था। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मूल अवस्था। बोलते हैं मूल अवस्था, मतलब इससे आगे इलेक्ट्रॉन नहीं कूद सकता। ये मूल अवस्था, यहां तक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। और इस वाली कक्षा को हम लोग बोल सकते हैं क्या, प्रथम उत्तेजित अवस्था। इस वाली को एक्साइटेड, प्रथम उत्तेजित, उत्तेजित अवस्था।
इस वाले को हम देख सकते हैं द्वितीय उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजित, एक्साइटेड एनर्जी, एक्साइटेड स्टेट है अवस्था। इसी प्रकार से उसके आगे क्या मिलेगा, तृतीय उत्तेजित अवस्था। इसके आगे ये जो लाइन है तृतीय उत्तेजित अवस्था, यानी कि n बराबर जब एक रहेगा, n बराबर जब एक रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मूल अवस्था। n बराबर 2 होगा तो प्रथम उत्तेजित अवस्था, यानी कि दूसरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आएगा। द्वितीय उत्तेजित अवस्था से आ रहा है पहली में तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था हो जाएगा, है ना। और पहली कक्षा की एनर्जी हमने बताई है, पहली कक्षा की एनर्जी कितनी होती है, -13.6। दूसरी कक्षा की एनर्जी -3.4 अभी निकाला था। तीसरी कक्षा की एनर्जी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथी कक्षा की एनर्जी क्या होती है, -8.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार से पांचवी छठवीं सातवीं कक्षा की एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, निकालते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऊर्जा स्तर हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ध्यान से देखें, ये जो सूत्र है ना, स्पेक्ट्रम में रेखाएं क्या होती है, 5 प्रकार की होती है। वो पांचों रेखाएं ये हैं, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। ये चित्र आपको बनाने के लिए आता है। एक्चुअल में इसका क्या नाम है, अगर मैं इसका नाम दूं, कि नाम हमें देना पड़ेगा, ये क्या है, ये क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। इसको अगर हेडिंग में बताया जाए तो ये हेडिंग के दृष्टिकोण से ये क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर है। ये क्या है, यहाँ पे देखो एक चीज और देखो, ये आगे ऐसे जाएगा, n बराबर क्या लिख सकते हो, इनफाइनाइट रेखाएं ले सकते हो। तो ये जो हमारा टॉपिक था इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर है। ये ऊर्जा स्तर, ये बनाने के लिए मेरे भाई आता है तो ध्यान दीजिएगा आप, है ना। ये जो हमारा ग्राफ था बना किसका, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर, तो ये आप बना सकते हैं। क्या अभी हमने बोला इन पांचों श्रेणियों की तरंग दैर्ध्य निकाली जा सकती है। जब n बराबर 1 लोगे और देखो n बराबर 1 लोगे तो लाइमन श्रेणी मिलेगी। n बराबर 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी, मतलब आगे जाने की कई सारी प्रधानता है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4। n बराबर 1 लेंगे, अभी सूत्र आता है n1 बराबर 1 तो लाइमन श्रेणी, और n1 बराबर 2 लेंगे तो बामन श्रेणी मिलेगा। n1 बराबर 3 लेंगे तो पार्षण श्रेणी मिलेगी। n1 बराबर 4 लेंगे तो ब्रैकेट श्रेणी मिलेगी, और n1 बराबर 5 लेंगे तो फंड श्रेणी मिलेंगे। n2 आपका कुछ भी हो सकता है उसके आगे, है ना। तो देखिए आइए समझते हैं थोड़ा सा और। देखिए भाई 5 श्रेणियां हमें मिल गई है, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो ध्यान से समझो मेरे भाई, हमारा सूत्र क्या था, तरंग दैर्ध्य निकाले, इन पांचों का तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए 1/λ बराबर r, उस टाइम में क्या था, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। n2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये हमारा फार्मूला है। ध्यान सुनना, कौन सी श्रेणी कब आएगी, ध्यान से सुनो। मैं पांचों श्रेणियों के बारे में पहले आपको बता दूं। पहली श्रेणी, पहली क्या है, लाइमन, लाइमन श्रेणी। जितना फैल रहा है फैलने दो, अभी मैं एक ही बॉक्स में सबको समेट कर तुम्हें आंसर दे दूंगा। लाइमन श्रेणी में क्या होगा कि n1 जो होगा वो अपना 1 होगा क्योंकि पहली है। जो n2 है वो कुछ भी हो सकता है। n2 जो आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 5 भी। इसी प्रकार से इनफाइनाइट, ये ध्यान देना है। फिर दूसरे क्या है, दूसरी श्रेणी क्या थी हमारी, इसी पर रखना है, रख के हम मान निकालेंगे, अभी आपको दिखाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बॉक्स के द्वारा हम समझाएंगे। बामर श्रेणी, दूसरी क्या थी, बामर श्रेणी। बामर श्रेणी में अब n1 जो होगा हमारा वो होगा 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये दूसरी श्रेणी है, क्योंकि ये दूसरी श्रेणी है।
तो सर N2 कितना होगा? N2 अब कहाँ होगा? 3 से 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब वो कहीं से भी छलांग लगा सकता है। अभी अभी मैं यही सिखा रहा था। तीसरी जो श्रेणी है हमारी क्या है? पाश्चन श्रेणी। क्या है? पाश्चन श्रेणी है। पाश्चन श्रेणी में हम n1 का मान कितना लेंगे? सर 3 लेंगे, क्योंकि 3 नंबर पे है। बहुत सही। तो तुम्हें अब समझ में आ गया n2 कितना लिया जाएगा? 4 से लिया जाएगा सर, 4 5 6 एंड सो ऑन। सही बात है। फिर चौथी तरंग क्या थी हमारी? सॉरी, श्रेणी। चौथी हमें मिली थी ब्रैकेट श्रेणी। n1 अब कितना हो जाएगा? 4 नंबर पे है तो n1 4 लेंगे, और n2 कहां से स्टार्ट होगा? n2 तो आपको उसके आगे कहीं से भी कूद सकता है, 5 6 7, है ना, 8 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से पांचवी जो श्रेणी थी हमारी क्या है? फुंड श्रेणी। फुंड 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 मैं जानू ना जानू मैं बस इतना, ये हो जाएगा फुंड श्रेणी। अब इसमें तुम्हें पता है कि n1 में कितना लूंगा? 5। n2 में कितना लूंगा? 6 7 8 एंड सो ऑन। कहां तक ले सकता हूं? n तक ले सकता हूं। इन डाटाओं को अगर यहाँ पे रखेंगे तो तरंग दैर्ध्य निकलेगा, और r का मान हमने आपको बताया है कितना? 1.07 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर। अब तुम ध्यान से समझो, मैं जो अब सिखाने चल रहा हूं उसको ध्यान से समझो। ये तुम्हारे लिए अलग होगा। ये तुम्हारे लिए क्या होगा? अलग होगा। ये तुम्हारे लिए क्या होगा? अलग होगा। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहीं पर मैं चीजें बता रहा हूं। नंबर 1, ये n1 n2 का पूरा सिस्टम में हैंग करने वाला हूं मैं। देखो, श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, जो श्रेणी है ना, जो पांचों श्रेणी है ना, श्रेणी की प्रथम रेखा रेखा की तरंग दैर्ध्य तुमसे पूछेगा अधिकतम और न्यूनतम। ध्यान देना मेरे भाई, बहुत ही अच्छी चीज बताने वाला हूं। श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तरंग दैर्ध्य लेम्डा मैक्स बोल सकते हैं। अधिकतम अधिकतम होती है। सर कैसे? ठीक है, ध्यान से सुनो। अब आप लोग ध्यान से देखो, चित्र में क्या देखना, यहीं पे समझो। अगर मैं n1 का मान n ले लूं, और n2 का मान हम कितना ले रहे हैं? n में ही एक जोड़ के देखो, यहाँ पे देखो, n1 का मान मैं 1 ले रहा हूं तो n2 का मान 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, मतलब n1 में ही एक बढ़ा के चल रहा हूं ना, तो यहाँ पे n+1 ले सकते हैं। इन दोनों चीज को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये n1 का मान n लिया, n2 का मान n+1 लिया, इन दोनों को हम यहां पे रखते हैं, तो जो तरंग दैर्ध्य आएगी वो क्या होगी? हमारी अधिकतम। और अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए देखो क्या निकल के आता है, देखना ध्यान से। अब यहाँ पे देखना, ये जो है 1 हमारा लेमडा फार्मूला है, ठीक है, ये r ऐसे चलने दो, सॉल्व कर देते हैं। n1 का मान कितना है? देखो यहाँ पे n² हो जाएगा। n2 का मान कितना है? n+1 का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, देखो भाई, ये चीजें तुम्हें कोई नहीं कराएगा, ये चीजें तुम्हें कोई नहीं कराएगा। अब यहाँ पे ले लो एलसीएम, n+1 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस n² हो जाएगा, बटे में क्या होगा? n² और n1+1 का होल स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा। क्या इतनी बात सही है? क्या इतनी बात सही है? ठीक है, 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 ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं करता हूँ छोटा, इसको यही। देखो, अब आप ध्यान से देखो, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको खोल सकते हैं। एक लाइन और यहाँ पे लिख दे रहे हैं,
1/λ, हमें लेमडा चाहिए आर। इसको खोलते हैं, खोलने पे n² होगा प्लस 1 होगा प्लस 2n होगा माइनस n² पहले से। क्या इतनी बात क्लियर है? n² है और ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको मत खोलो, ये से ये कट जाएगा। साइड में यहाँ देखो इसको, चीजों को यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे 1/λ बचा, ठीक है। आर क्या बचा? ऊपर क्या बचा देख पा रहे हैं आप? ऊपर क्या बच रहा है सोटू? देख लो भैया, कुछ नहीं बचा, केवल क्या बच रहा है? आर 2n प्लस 1 लिख देंगे। नीचे क्या बच रहा है? n² n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। n प्लस 1 का क्या हो रहा है? अरे यार, ठीक है। अब अगर हम लेमडा बराबर कहेंगे तो ये पलट जाएगा, लेमडा बराबर कहेंगे तो ये पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? n² n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे आर n प्लस सॉरी 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। ये जो फार्मूला आया ना मेरे भाई, ये जो फार्मूला आया ना आपका, ये जो फार्मूला आपका निकल के है ना, यही है आपका अधिकतम तरंग दैर्ध्य। अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मान है ये अपना लेमडा मैक्स है। आपने लिखा है ना अधिकतम तरंग दैर्ध्य, हर जगह नहीं लिखा, ये अधिकतम तरंग दैर्ध्य का। अब तुम इन पांचों श्रेणियों के अधिकतम तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हो, इन पांचों श्रेणियों के अधिकतम तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हो। सर कैसे? आसान है, यस। n का मान 1 लोगे तो लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य निकलेगी अधिकतम, ध्यान सुनना। 2 लोगे तो बाउमन श्रेणी की अधिकतम मान लेंगे, 3 लोगे तो पाशन, 4 लोगे तो, यही चीज मैं सिखा रहा था अभी तक। देखो ये जो लेमडा मैक्स आने वाला है ना मेरे भाई, लेमडा मैक्स, याद करो लाइमन श्रेणी की, लाइमन श्रेणी के लिए n बराबर क्या लेंगे? 1, क्योंकि ये पहले पे है। अब यहाँ पे जैसे ही आप 1 लेंगे, देखो तरंग दैर्ध्य आपके रूप में आ जाएगी। यहाँ पे देखो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, फिर n सॉरी 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे आर 2 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा तो अंदर को 2, 2 आ जाएगा, 2 के स्क्वायर 4, 4 कम 4 तो 4 बटे नीचे को 2 कम 2 ये 3, ये आ जाएगी। ये जो 4/3 आया है ना, वो आपकी क्या है? अधिकतम तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? आर का मान रखना पड़ेगा। कितना? आर का मान। और आर का मान कितना रखना है मेरे भाई? याद रखना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं, याद रखना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, याद रखना कि 1/r का जो मान होता है वो होता है 911। और 1/r का जो मान होता है वो कितना होता है? 911। ये कैसे है सर? जो r का मान हमने आपको बताया है, जो r का मान हमने आपको बताया है कितना, आप बताओ कितना मान बताया मैंने? पीछे बैक में चलो, देखो हमने r का मान आपको बताया है। r का मान हमने क्या है बताया है? बताया है कि नहीं? बताया है जी, बताया है। r का मान हमने आपको बताया कितना? देखो बैक में आओ, देखो यहाँ पे, और बैक चलो, और बैक चलो भाई। आर का मान कहाँ आया? ये कहाँ गया यार? ज्यादा आगे चले गए क्या? आर का मान देखो, अरे कहाँ चले गए? ये आर का मान है 1.097। अब आप ये 1.9 जो है देखो कैसे मैंने निकाला, देखो ये हमें 1/r का मान चाहिए, तो देखो 1/r, r का मान रखेंगे 1.097, भाग करेंगे तो ये इतना, ये आएगा इतना। इंगस्ट्रॉम तो हम बाद में लिखेंगे ही, वो छोड़ो, इंगस्ट्रॉम नहीं लिखना है।
आपको ये याद रखना है। 1/r का मान कितना है, करना क्या है, कितना लिखना है, 911। अब देखो इसको अब 911 से गुणा कर दोगे तो 3/4 का देखो तुरंत दर्द आ जाएगी मैक्सिमम। इसी प्रकार से बामर के लिए, ओहो, बामर के लिए, बामर श्रेणी, बामर श्रेणी में इसी सूत्र में रखना है, इसी सूत्र में रखना है भाई, बहुत काम का सूत्र है ये। इसी सूत्र में जब आप रखेंगे इतना n बराबर इस बार क्या लिखेंगे, 2। क्यों लिखेंगे 2, क्योंकि दूसरे नंबर पे बामर श्रेणी है। तब यहाँ पे ध्यान से देना, उसी सूत्र में हम रखते चलेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप देख लिए। n का मान 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऊपर अंदर रखेंगे कितना, 2, अंदर रखेंगे 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9, और नीचे बचेगा कितना, r तो अपना रहेगा, तो यहाँ पर n के स्थान पर रखेंगे 2, और 2 2 दूना 4 1 5, तो यानी ये जो तरंग दैर्ध्य आएगी 9 चौक 36/5r। अब 1/r का मान 911 से गुणा कर दो, जो सोल्यूशन आएगा तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। इससे अच्छा कुछ है ही नहीं फिर दुनिया में, लोग पता नहीं कैसे कैसे करते आते हैं। अगला क्या है, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी। पाश्चन श्रेणी में हम कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, लेमडा मैक्स निकालना है आपको, निकाल दो, लो 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 भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पाश्चन श्रेणी में हम लोग क्या करेंगे, n बराबर कितना लेंगे भाई, n बराबर कितना लेंगे, n बराबर 3 लेंगे, तो ऊपर वाले फार्मूले पे लिखो, लेमडा मैक्स हमारा कितना आएगा। अब देखो यहाँ पर रखेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और अंदर रखेंगे 3, 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, बटे क्या हो जाएगा, r है। ठीक है सर, n का मान रखेंगे 3, 3 2 3 दूना 6 1 7, यहाँ 16 9 144 बटे क्या आ जाएगा 7r। अब 1/r का मान 911 रख दो, आंसर आ जाएगा लेमडा मैक्स। मतलब आप सोचो कितनी अच्छी चीज आपको सिखा रहा हूँ कि डायरेक्ट तरंग दैर्ध्य आपको आ जाएगी, अगर ये फार्मूला तुम्हें याद है तो। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लो मेरा भाई, बहुत 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 खुश रहोगे आप, इतनी ज्यादा खुशी मिल जाएगी आपको। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगले निकाल लेते हैं। अगला क्या है, हमारी श्रेणी कौन सी थी, इसी प्रकार से मैं लिख दे रहा हूं, आप निकालेंगे किससे, ब्रैकेट का, ब्रैकेट का, ब्रैकेट श्रेणी का आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, जब आप n बराबर कितना लिखेंगे 4, तो लेमडा मैक्स मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके रख लो, आप सीधा सीधा आएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात, 400/9r, 400/9r आ जाएगा। इसी प्रकार से अगली क्या है, फुंड के लिए, अरे फुंड हो जाए फुंड ना हो, फुंड श्रेणी, फुंड श्रेणी का क्या होगा, n बराबर कितना लिखेंगे 5, जब इसे ही 5 रखेंगे, लेमडा मैक्स जो आएगा आपका वो आ जाएगा मेरा भाई 900/11r, 900/11r। अब 1/r का मान रखो, गुणा करो, डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आएगा, डायरेक्ट तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा तरंग दैर्ध्य का, अधिकतम तरंग दैर्ध्य, अधिकतम तरंग दैर्ध्य। जब भी तुमसे पूछे अधिकतम तरंग दैर्ध्य, ध्यान दे देना भाई, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये सारी चीजें हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये 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 बस तुम्हें क्या करना है मेरे भाई, ये तुम्हें क्या करना है मेरे भाई, क्या करना है, सिर्फ 1/r का मान से गुणा करके सोल्यूशन करना है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य पांचों श्रेणी की आ जाएगी। सर अगर मिनिमम पूछेगा तो, अच्छा ये बात भी है, तो मिनिमम के लिए भी हम एक सूत्र बनाते हैं, उस पर रख के हम मिनिमम निकाल लेते हैं। आइए बढ़ते हैं, हमारे पास तो हर चीज का सोल्यूशन है। तो देखो श्रेणी की जो अंतिम रेखा है, जो अभी n1 n2 n3 n4 कहां तक जा रहा था, n तक, तो वही देखना दूसरी चीज, श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य को सीमा कहते हैं, श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य,
तरंग दैर्ध्य को सीमा कहते हैं, मतलब लास्ट वाला बाउंड्री पॉइंट जगह का सीमा कहते हैं। इसकी तरंग दैर्ध्य इसकी तरंग दैर्ध्य मिनिमम होती है। मतलब उन पांचों श्रेणियों की हम मिनिमम तरंग दैर्ध्य भी आपको निकाल के दे रहे हैं। सोच के देखो, सवाल आपका फंसेगा ही नहीं मेरे भाई, फंसेगा ही नहीं। जब मैं नेक्स्ट टाइम इसके बाद वाली वीडियो में सवाल लेके आऊंगा, आप कहोगे सर क्या बात है, आपने क्या बता दिया। होती, ठीक है, मैक्सिमम निकाल दिए। अब मिनिमम तरंग दैर्ध्य निकालना है पांचों श्रेणियों की। बहुत ही मजे से निकालेंगे। तो देखो भैया, सिंपल सी बात है। इस बार इसमें क्या करना है आपको, जो N1 है ना, N1 है वो N ही रहेगा, और N2 क्या होगा इस बार मेरे भाई, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि N1 N2 N3 N4 N2 कहाँ हो, इनफाइनाइट पे, बाउंड्री पॉइंट पे, तो दूसरा बाउंड्री हो जाएगा। तो वही वहीं पे फिर से सूत्र रखो, 1 अपॉन लेमडा पे R, तो क्या था 1 अपॉन N स्क्वायर, तो N स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन N2 यानी इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो ये तो पूरा हो गया इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन लेमडा बराबर क्या बचेगा, R बटे एन स्क्वायर। तो लेमडा मिनिमम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, एन स्क्वायर बटे आर। ये तो सर सूत्र आसान है। जी हाँ, ये सूत्र आपका थोड़ा सा उससे सरला है, याद हो जाएगा। अब हम पांचों श्रेणियों के लिए मान निकाल सकते हैं। मिनिमम तरंग दैर्ध्य भी पांचों श्रेणियों का हम निकाल सकते हैं मेरे भाई। बढ़िया से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो देखो, ले भाई विनोद, क्या होगा, पहली श्रेणी क्या थी, लाइमन लाइमन स्टडी। लाइमन स्टडी में आप देखो लेमडा मिनिमम कितना होगा, क्योंकि लाइमन स्टडी में n बराबर हम क्या लेने वाले हैं, एक। तो n स्क्वायर का मतलब 1/r, और 1/r का मान कितना, 900, अभी अभी बताया था 911 एंगस्ट्रॉम। तो देखो, सबसे मिनिमम लाइमन स्टडी की जो मिनिमम तरंग दैर्ध्य होती है 911 एंगस्ट्रॉम, हमने निकाल के भी दे दिया। वाह सर वाह। दूसरी कौन है, बामर बामर श्रेणी। बामर श्रेणी में अब आप देखो लेमडा मिनिमम कितना निकलेगा, यानी मिनिमम तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। एन के स्थान पे दो रखेंगे, 2 का वर्ग 4, 4/r, और 1/r का मान 900, 911 में से 4 गुणा कर देंगे, इसकी भी तरंग दैर्ध्य आ जाएगी। कितनी खुशी की बात है ये। इसी प्रकार से साइड में हम और अन्य लोगों का भी निकाल के दे रहे हैं, अन्य लोगों का भी, जैसे और तरंगे हैं जो। अगली है हमारी क्या क्या तीसरी तरंग दैर्ध्य हमारी क्या है, तीसरी क्या है पाषाण। कौन सी चन है, पाषाण। पाषाण श्रेणी में हम यन का मान कितना लेते हैं, यानी 3। यहाँ पे जैसे 3 रखोगे, 3 का वर्ग 9, तो ये हो जाएगा 9/r, और 1/r का मान 911 से गुणा कर दो, आ जाएगा आपका आंसर, आ जाएगा। इतना आसान। अब देखो, ये सब सवालों में पूछेगा ना मेरे भाई, तुम इतनी अच्छे से लगाओगे ना, सवाल का तहस नहस कर दोगे। लोग लगा नहीं पाएंगे, तुम लगा के फेंक दोगे। मिनिमम तरंग दैर्ध्य पूछेगा यानी स्क्वायर बाई आर, कह रहा है कि जैसे पूछेगा ना तीसरी का, तीसरी तीसरी यानी पाषाण श्रेणी की मिनिमम तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तुम्हें पता है ना, 9/r, या एन स्क्वायर बाई आर से एन का मान 3 रखोगे, 9/r हो जाएगा, आर का मान 911, 911 में 9 से गुणा कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अगला सोचता ही रह जाएगा। ब्रैकेट ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी कई नंबर पे है, 4 नंबर पे है। इसका लेमडा मिनिमम कितना होगा, मिनिमम पे यहाँ पे मिनिमम में आई एम लिखो था। अरे अच्छा, क्या होगा, यहाँ पे 4 रखेंगे ना, यन जो सूत्र है 4, तो 16/r हो जाएगा। अगला तुम्हें पता चल गया होगा कि सर 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 उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। यहाँ पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने लिया 4, और यहाँ पे हमने लिया था सॉरी सॉरी 3। अरे यार, क्या हो जाता है, टेक्निकल इश्यूज। पांचवा क्या है, कुंड श्रेणी। कुंड श्रेणी में मिनिमम तरंग दैर्ध्य क्या है, लेमडा मिन। अगर आर के रूप में याद रखो, बस आर का मान 1/1 क्या रख लो, मतलब 1/r का मान 911 गुणा कर दो मेरा भाई, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी 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 जी। तो n का मान रखेगा 5, 5 5 25 बटे, अब 1/r का मान कितना, 911, 911 में 25 से गुणा कर देंगे, तो फुंड श्रेणी की मिनिमम तरंग दैर्ध्य आपके चरणों में होगी। सोच पा रहे हैं, ये होगा।
इस तरह से फिजिक्स अपन लोग पढ़ते हैं भाई। पूरा कॉन्सेप्ट अब देखो, अभी हमने क्या किया, इसको फैला दिया है। अब हम क्या करते हैं, एक बॉक्स में इसको समेटने वाले हैं। अब तुम्हें ध्यान से समझो मेरे भाई। अब ये मिनिमम तरंग दैर्ध्य और अधिकतम तरंग दैर्ध्य का अनुपात भी पूछते। मिनिमम तरंग दैर्ध्य और अधिकतम तरंग दैर्ध्य का तुमसे अनुपात पूछेगा। क्या पूछेगा? अनुपात पूछेगा। तो जब अनुपात पूछेगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना। अब ये तो 5 श्रेणी का मिनिमम तरंग दैर्ध्य आ गई, 5 श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य आ गई। अब इन पांचों का अनुपात पूछे तो ले भाई विनोद, यहाँ पे हम हेडिंग यही लगा देते हैं, यही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। बहुत बड़ा सा करते हैं, छोटा सा, और इधर करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे हम लगा लेते हैं हेडिंग, कौन सी वाली, कि प्रथम रेखा और अंतिम रेखा। प्रथम रेखा और अंतिम रेखा। प्रथम रेखा तथा अंतिम रेखा, रेखा की तरंग दैर्ध्य का अनुपात। ठीक है, अनुपात निकालेंगे। थोड़ा सा इसको और कर दूं, शायद कट रहा होगा आपके पास। ये हो गया हमारा, यानी कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य और मिनिमम न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का अनुपात निकलना है। तो देखो हमारे पास क्या होगा, अधिकतम तरंग दैर्ध्य के लिए हमने क्या लिखा, लेमडा मैक्स, निम्नतम के लिए लेमडा मिन। दोनों का फार्मूला पता है, रख दो भाई। इसका फार्मूला क्या है, लेमडा मैक्स का फार्मूला, बैक में चलो, बैक में चलो, ये है एन स्क्वायर एन प्लस वन। इसका फार्मूला एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे क्या है, आर टू एन प्लस वन। तो पूरे का बटे में क्या है, पूरे का बटे मतलब लेमडा मिनिमम का मान एन स्क्वायर बटे क्या है, आर है। तो मेरे भाई बहुत आसान होने वाला है, देखो क्या क्या कट रहा है। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। तो लेमडा मिनिमम मैक्सिमम बटे लेमडा मिनिमम का जो सूत्र आएगा वो कितना आएगा, एन वन का होल स्क्वायर बटे टू एन प्लस वन। ये सूत्र, ये हमारे पास क्या आ गया, सूत्र आ गया, सूत्र आ गया, सूत्र। यानी दोनों तरंगों का अनुपात पूछे तो हम यहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं मेरे भाई। यहीं पे मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या ये चीजें याद रखेंगे? अब ये जो टॉपिक पूरा फैल गया है ना, अब हम इसको किसी बॉक्स के द्वारा क्या करते हैं, समेटते हैं। अब हम इसको किसी बॉक्स के द्वारा क्या करेंगे, समेटेंगे मेरे भाई, समेटने वाले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आइए क्या करते हैं, इसको हम समेटते हैं। बस थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए, क्योंकि ये फैल गया है टॉपिक, तो अभी से हमें क्या करना है, समेटना है। अब स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सारणी बना देते हैं, उसी में इसको करते हैं खत्म, और नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग सवाल लेके आ जाएंगे। तो हेडिंग एक और लास्ट पढ़ लें, कि अब तक जो फैल चुका है उसको हम लोग क्या करने हैं, समेटने वाले। तो ये लिखते हैं स्पेक्ट्रमी, स्पेक्ट्रमी स्पेक्ट्रमी, अरे यार थोड़ा ऊपर ही हो जाता है। स्पेक्ट्रमी श्रेणी की सारणी, सारणी बना के जितना अब तक पढ़ा है सबको एक साथ लिख रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। आप कहोगे सर हाँ अब चीजें हमें क्या है, याद हो गई। ये देखो सारणी, देखो समझो, ये लास्ट रीडिंग। इसके बाद ये चैप्टर परमाणु आपका खत्म है, खत्म खत्म खत्म। बस एक लेक्चर आएगा, वो भी न्यूमेरिकल का, क्योंकि ये सब चीजें हम न्यूमेरिकल में बहुत ही अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो मेरे भाई ये देखो समझो, पहले हम एक बॉक्स बना देते हैं, बॉक्स बनाना पड़ेगा हमें। एक बॉक्स ये बना रहे, ये एक बॉक्स है। ठीक है, नोड़िया के बना रहे हैं पूरा, नोड़िया आ जाए। ठीक है, पहले हम स्टडी का नाम लिखेंगे, दूसरे में संक्रमण लिखेंगे,
तीसरे में हम लोग लिखेंगे लेमडा मैक्सिमम, सूत्र के साथ लिखेंगे। इसमें हम लिखेंगे लेमडा मिनिमम लिखेंगे। उसके बाद अनुपात लिखेंगे। उसके बाद एक और चीज लिखेंगे, यहाँ पे एक और चीज, देखो भाई, इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। पहले तो ये लाइन खींच दिया जाए। ओहो, ये तीनों रेखा, ठीक है सर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, ये चीजें आपको पूरा क्लियर कर देंगे। भी जितना हमने पढ़ा है ये क्रमांक है, क्रमांक संख्या है। हमारे पास कितनी श्रेणी है आपको पता है, और इसमें स्पेक्ट्रमी श्रेणी होगी। स्पेक्ट्रमी श्रेणी का नाम श्रेणी। इसमें हम लिखेंगे संक्रमण, मतलब किस कक्षा से किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन कूदता है, संक्रमण। और इसमें लिखेंगे लेमडा मैक्स। लेमडा मैक्स का फार्मूला हमने लिखा था क्या, एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे आर टू एन प्लस वन। तो लेमडा मिनिमम हमने निकाला था एन स्क्वायर बटे आर। फिर लेमडा मैक्स बटे लेमडा मिन का फार्मूला निकाला था, क्या निकाले थे, एन वन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे टू एन प्लस वन। ठीक है। और एक चीज और बताएगा, क्षेत्र में, क्षेत्र हमने नहीं बताया किसी भी श्रेणी का, तो यहाँ पर एक मिलेगा क्षेत्र, पूछा जाता है किस क्षेत्र में कौन सी श्रेणी प्राप्त होती है, ये एक नंबर में पूछा जाता है, तो यहाँ पे मैं बता दूंगा। अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो रहा है कि जो लाइन थी अपनी थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, और क्या। ठीक है, देखो हम मैक्सिमम मिनिमम और दोनों का अनुपात ये निकाल देंगे। देखो पहली श्रेणी थी, हम श्रेणी को नाम लिख देते हैं पहले। हमारी पहली श्रेणी थी क्या, ध्यान सुनो, लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी आप लिखें चाहे ना लिखें, बामर। अगली क्या थी, क्वेश्चन, क्वेश्चन ब्रैकेट, फिर क्या है फंड। सब में श्रेणी शब्द आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि श्रेणी ही है, जगह है तो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। ये ठीक है। अब आपको संक्रमण के लिए क्या बताया था, एन वन, अब अलग अलग कलर का चेंज करेंगे। एन वन, इसके लिए भी एन वन, सबके लिए एन वन अलग अलग होता है। ये पांचवें पे है तो इसके लिए एन वन हमने 5 लिया था, इसके लिए कितना लेंगे 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1, ये होता था। लेकिन जो एन टू का मान था, जो एन टू का मान था वो इससे एक ज्यादा लेते थे। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए, विजुलाइज हो जाए। ठीक है, तो एन टू होता था वो क्या है, वो 2, 3 एंड सो ऑन, ये हो सकता था। एन टू इसमें कितना होता था, 3, 4 एंड सो ऑन हो सकता है। एन थ्री कितना होगा, 4, 5। एन फोर कितना होगा,
5 6, ये एक ज़्यादा ही होता है, सॉरी। सब एन 3 कहाँ से आ गया, सब में तो N2 ही रहता है भाई। कैसे कैसे लोग बैठे हैं यार यहाँ पे। N2 का मान इसमें कितना 6 7 एंड सो ऑन। ये सब रख के हमने क्या निकाला था, लेमडा मैक्सिमम निकाला था। इस फार्मूले पे हमने रख के क्या फार्मूला निकाला था, आपको याद हो तो यहाँ पे हमने निकाला था लेमडा मैक्स लाइमन स्टडी का 4/3 आर, इसका निकाला था 36/5 आर, इसका निकाला था हमने 144/7 आर, इसका निकाला था हमने 400/9 आर, इसका मैंने निकाला था कितना 900/11 आर। बस तुम्हें इसमें क्या करना है, 1/r का मान रखना है और 1/r का मान 911 गुणा कर देना है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य आपके चरणों में हो जाएगी। मिनिमम के लिए क्या निकाला था, n का मान 1 लेंगे, कितना होगा 1/r, दूसरे में कितना होगा 4/r, तीसरे में कितना होगा 9/r, चौथे में कितना होगा 16/r, चूंकि स्क्वायर होता जा रहा है, पांचवें में कितना होगा 5 25/r। अभी ये चीज निकाला था। अब इन दोनों का अनुपात लगाएंगे। देखो भाई, अनुपात लगाएंगे, दोनों को भाग करना है, तो 4/3 आर में 1/r से भाग करेंगे, 4/3 आर में 1/r से जब भाग करेंगे तो भैया आर से आर कट जाएगा, ये बचेगा 4/3। इसमें तो अगले में भाग करेंगे, भाग करके काटो 9/5, अगले में भाग करो 16 आ जाएगा आपका 7। आप रख के काट सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें काटोगे 25/9 आ जाएगा, इसमें काटोगे 36/11। देखो एक चीज ध्यान दो, नीचे वाला जो अंक है देखो, जैसे इसमें देखो मैक्सिमम में 3r 5r 7r 9r 11r, दो का फर्क है, ऊपर वाला सब सम है 4 36 144 400 900। अब इसमें क्या है 1/r 4/r 9/r 16/r 25/r, वर्क करते चले आओ, फिर भाग करते चले आओ आराम से। 3 5 7 9 11 तो नीचे वाला वही है अंक वाला, 4 9 16 25 36 आ गया, बस इतना है। अब क्षेत्र के लिए मेरे भाई ध्यान से देखना, लाइमन स्टडी का जो क्षेत्र पूछा जाता है वो है परावैगनी क्षेत्र। परावैगनी क्षेत्र का मतलब ये होता है कि हमने आपको परावैगनी किरण के बारे में बताएंगे, तो परावैगनी किरणों के कुछ तरंग होती है, उन तरंगों के अंदर ये तरंग लाइमन स्टडी का तरंग दैर्ध्य आती है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं परावैगनी क्षेत्र। तो ये कौन से क्षेत्र में है, चेंज करते हैं, परावैगनी क्षेत्र पूछा जाता है भाई, कौन सा क्षेत्र है परावैगनी क्षेत्र। फिर जो बामर स्टडी है ना, इसकी जो तरंग दैर्ध्य आती है वो दृश्य प्रकाश में आती है, दृश्य क्षेत्र में, यानी कि इसकी जो तरंग दैर्ध्य आती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के अंदर, यानी 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो तरंग दैर्ध्य आती है उसको हम देख पाते हैं। अगला है अवरक्त। अवरक्त अवरक्त क्षेत्र मतलब इसमें भी हम तरंग को नहीं देख पाते हैं। अगला भी अवरक्त क्षेत्र, अगला भी क्या अवरक्त, अवरक्त किरणें पढ़े हो भाई, अवरक्त किरणें, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है उस तरंग दैर्ध्य में इनकी तरंग दैर्ध्य आती है उसके क्रम में, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अवरक्त तरंग। मेरे भाई अब जाके ये पूरा टॉपिक हुआ है क्लियर, अब जाके ये पूरा टॉपिक हुआ है क्लियर। तो मेरे भाई आज के लिए मैं करता हूँ इतना ही, अगर कोई डाउट हो तो आप जरूर बताएं, है ना। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में इसकी सवाल लेके आऊंगा और ये पूरा चैप्टर पूरी तरह से खत्म करूंगा। अगर कोई भी चैप्टर में डाउट है तो आप अवश्य कमेंट करें और बताएं वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।